Good morning, friends. My name is Vinod Ram Kaushal and you're watching Physics Learning Platform. बच्चों, आज ये जो लेक्चर है, जो ये वीडियो बनने जा रहा है, ये क्लास 11 के लिए है। और क्लास 11 में आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड एंड गैस। ठीक है बच्चों, हमें सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ना है इस यूनिट के अंदर। लेकिन अभी फिलहाल हम पहले जो 2 या 3 वीडियो रहेंगे वो सॉलिड के लिए होंगे, यानी कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड होगा पहले 2 या 3 वीडियो। आगे के जो वीडियोस हैं 8, 7, 10 वीडियो और लगेंगे जो कि फ्लूइड पे ऊपर आएंगे यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पे आएंगे। फ्लूइड का मतलब होता है बच्चों लिक्विड या गैस। लिक्विड या गैस, फ्लूइड मतलब जो फ्लो कर सकता है, ऐसा मैटर जो फ्लो कर सकता है। लिक्विड भी फ्लो कर सकता है, गैस भी फ्लो कर सकती है, लेकिन सॉलिड फ्लो नहीं कर सकते। तो बच्चों आज जो हमें पढ़ना है उसी की बात करते हैं इस लेक्चर में हम, दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स की मैकेनिकल प्रॉपर्टी को हमने इसमें डील करना है बच्चों। और इसमें सबसे पहले आता है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी का नाम सुनते ही आपको या किसी को भी ध्यान आता है कि भाई समथिंग विच स्ट्रेचेज एंड कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। जैसे हमारे गारमेंट्स में होता है, रबर बैंड है, आपने उसको ऐसे अपनी 2 उंगलियों में ले रखा है या ऐसे डाल रखे हैं, आप यूं फोर्स लगाओगे ऐसे स्ट्रेच कर जाएगा, छोड़ोगे वापस आ जाएगा। यानी कि जब आपने फोर्स अप्लाई किया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो स्ट्रेच कर गया, एक्सटर्नल फोर्स जैसे ही हटाया वो वापस आ गया। मतलब ओरिजिनल शेप को वो दोबारा से गेन कर लेता है। आपने फोर्स लगाया, उसकी शेप बिगड़ गई, उसकी कॉन्फ़िगरेशन, उसकी डायमेंशंस बिगड़ गई और जैसे ही आपने फोर्स को हटाया वो वापस आ गया। तो बच्चों इलास्टिसिटी का मतलब क्या है? जब भी आप किसी भी बॉडी पर, एक्चुअली यहाँ पर हम आज सॉलिड की बात कर रहे हैं तो रिजिड बॉडी की बात कर, देखो अब तक हमने जो भी बॉडीज पढ़ी हैं, अब तक जो बॉडी पढ़ी है, जैसे रोटेशनल मोशन हमने पढ़ा, उसमें हम क्या कर रहे थे? रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी का बार बार हम जिक्र कर रहे थे, है ना। रिजिड बॉडी क्या होती है? एक जैसे मान लो ये तो प्लास्टिक है, थोड़ा सा कम रिजिड होगा। अगर आप लोहा ले लें, स्टील ले लें, तो रिजिड बॉडी का मतलब है इस बॉडी के किसी भी 2 पॉइंट के बीच का गैप कम ना हो, उतना ही रहे, चाहे आप कितना ही फोर्स लगा लो, चाहे आप कितना ही फोर्स लगा लो। ऐसा कभी हो सकता है क्या? देखो, अगर मैं ये स्टील की रोड हो और इस पे 2 पॉइंट के निशान लगा दूं, या कुछ भी मान लो, एक ये और एक ये, ऐसे खींचूं, मेरे से तो नहीं हो पाएगा कि मैं इन 2 पॉइंट के बीच के गैप को बढ़ा दूं, है ना, फोर्स लगा के बढ़ा दूं। लेकिन अगर मैं इसको किसी मशीन में लगा दूं, जैसे मैकेनिकल मशीन्स होती हैं, जिसको एक सिरा ये उधर खींच ले, इधर खींच ले, तो मशीन पे आप फोर्स बढ़ाते जाएं, उसमें रेगुलेटर पे उसकी फोर्स की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, तो ये जरूर खींच जाएगा और टूट भी जाएगा। यानी कि आपने 2 पॉइंट के बीच के गैप को चेंज कर दिया, बढ़ा दिया, है ना। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज पहले तो रिजिड नहीं होती। आइडियली रिजिड बॉडी इस दुनिया में होती ही नहीं है ना। तो वो तो एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट था जिसको मान करके हमने वो चैप्टर पढ़ दिया तो यहाँ पर हम रिजिड बॉडी नहीं बल्कि इलास्टिक बॉडी की बात करेंगे बच्चों। रिजिड बॉडी नहीं, इलास्टिक बॉडी की बात करेंगे। तो पहले इसकी एक बार यूनिट, इसकी डेफिनेशन लिख लें बच्चों। इलास्टिसिटी क्या कहेंगे? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ, किस चीज की प्रॉपर्टी है? मैटर की। इट इज द प्रॉपर्टी, लिखो बच्चों, इट इज द प्रॉपर्टी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, किसी भी मैटर की। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिसकी वजह से कि, बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिसकी वजह से कि, बाय वर्च्यू ऑफ विच। तो इसमें मैं बताना चाहूंगा बच्चों, ये जो है वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कि, जैसे मान लो ये एक बॉडी हो, ये एक मैटर हो, कह रहे हैं ना एक मैटर की प्रॉपर्टी होती है, तो ये मैटर ही तो है। इस मैटर पे आपने फोर्स लगाया, ठीक है, तो आप जब फोर्स लगाओगे आपने कम फोर्स लगाया तो ये रेजिस्ट करता है। इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऐसा खींचने से मना करते हैं, वो कहते हैं नहीं भाई, हम जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं, आलसी हैं वो मॉलिक्यूल्स, जैसा है वैसा ही रहना चाहते हैं।
तो आप कहोगे नहीं भाई मैं तो इसको चेंज करूंगा, आपके आपके बीच में जो आपने जो सेटिंग कर रखी है अपनी अपनी उन सेटिंग्स को बिगाड़ूंगा, उसको गैप बनाऊंगा उनमें, या फिर ऐसे कंप्रेस करके कहूंगा और नजदीक आपके मॉलिक्यूल्स को करूंगा, आपके पार्टिकल्स को और करीब करूंगा। तो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ विच, अच्छा ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई या तो कोई मैटर जो है आपके अप्लाइड फोर्स को रेजिस्ट ही कर देगा, जैसे मान लो आपने कम फोर्स लगाया तो इतना रेजिस्ट करेगा, जैसे स्टील की बॉडी हो, आपने फोर्स लगाया अपने हाथ से कितना ही लगा लो वो पूरा रेजिस्ट कर देगा, पूरा का पूरा उसको रोक देगा, मतलब अवरोध करेगा उसका, उसको जो ना अपोज करेगा वो, ठीक है, वो कामयाब भी हो जाएगा, हमारे द्वारा लगाए जाने वाले फोर्स के अपोज करने में वो कामयाब हो जाएगा। लेकिन बच्चों उसको अगर आप मशीन में लगा दें, जैसे यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन होती है, आगे इंजीनियरिंग में पढ़ोगे, तो वहां पे लगाने पे आप इसके द्वारा जो रेजिस्टेंस था उसको आप पार कर जाओगे, वो मशीन इतना फोर्स लगा देगी कि इसके रेजिस्टेंस को खत्म कर देगी। लेकिन ये नहीं है कि उसको तोड़ देगी, वो फोर्स आप उसमें इस तरीके से लगा रहे हो, धीरे धीरे फोर्स बढ़ा रही है, तो फोर्स बढ़ाते 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 पहले क्या करेगा, ये खींचने लगेगा, थोड़ा सा इलोंगेट होने लगेगा, और आप फोर्स को ऐसे बढ़ाते जाओगे तो एक ऐसी स्टेज भी आएगी कि ये डिफॉर्म हो जाएगा, टूटने लगेगा, इसके टुकड़े भी हो जाएंगे, है ना। तो इस डेफिनेशन को आप दो हिस्सों में देख सकते हो, मैं तो दो हिस्सों में देख रहा हूं। जब आप फोर्स लगाते हो, जब आप कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो, तो शुरू में तो ये रेजिस्ट करता, अपनी एक हद है, इसकी लिमिट है कि वहां तक ये मना करेगा, और कामयाब हो पाए, फोर्स हट जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर ये फेल कर जाएगा और उसकी जीत हो जाएगी एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स की। तो इस दो तरीकों से मैं डेफिनेशन लिखूंगा, देखना बच्चों। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ विच, पहला पार्ट में लिख रहा हूं इसको, बाय वर्च्यू ऑफ विच ए बॉडी tries to resist, मतलब रोकती है, ए बॉडी ट्राई टू रेजिस्ट द चेंज, इन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन मतलब बच्चों शेप एंड साइज, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब शेप एंड साइज, मतलब किसी बॉडी की जो शेप थी या साइज था उसको आपने बदलाव किया, वो बदलाव नहीं होने देना चाहता, इसलिए वो रेजिस्टेंस पैदा करता है, इसलिए वो उसको अपोजिट, जैसे आप यहाँ खड़े आपको कोई खींचे तो आप ऐसे अपनी तरफ से करेंगे, है ना, तो आप रेजिस्टेंस पैदा कर रहे हैं। कोई आपको खींच रहा है, आपका नहीं मैं नहीं जाऊंगा, है ना, तो वो जो अप्लाइड फोर्स है आप उसको रेजिस्ट कर रहे हैं। तो क्या लिखा हमने, ए बॉडी ट्राइज टू रेजिस्ट, कोई भी बॉडी रेजिस्ट करती है, रोकती है, अवरोध पैदा करती है, टू चेंज इन ओरिजिनल डायमेंशन, और डायमेंशन कह लो, कॉन्फ़िगरेशन कह लो बच्चा, मतलब उसका जो साइज है, बॉडी का जो शेप है, उसमें जो चेंज लाते हो, वो कहता है नहीं भाई हम तो जैसे हैं वैसे ही ठीक है, ठीक है। दूसरा बात ये भी कह सकते हो सकता है वो चेंज अपोज करने में कामयाब हो जाए और उसकी बॉडी के जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज ना हो, या ये भी हो सकता है कि आपने इतना फोर्स लगा दिया कि वो चेंज हो गया। तो इसमें क्या लिखोगे दूसरे में, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ विच ए बॉडी tries to regain its original configuration. The body tries to regain its original configuration. यहां पे आप लिख देते हैं after the removal of external force. After the removal of external force. After the removal of external force. और ये चीजें बच्चों किसी लिमिट में हो रही है, अप टू इलास्टिक लिमिट लिख लो, अप टू इलास्टिक लिमिट, अप टू इलास्टिक लिमिट। देखो अब क्या लिखा है, अब इसको अच्छे से समझते हैं, डेफिनेशन को बोर्ड में आती है डेफिनेशन, तो देखो बच्चों क्या है, इलास्टिसिटी का मतलब है किसी भी मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी, उसकी एक ऐसी खासियत है उसकी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ, जिसकी वजह से कि अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हो तो वो बॉडी
ट्राई करती है, कोशिश करती है क्या, रेजिस्ट करने की। तुम फोर्स लगा रहे हो, हम नहीं होंगे भाई। आप खींच रहे हो तो हम नहीं खींचेंगे, आप दबा रहे हो तो हम नहीं दबाएंगे। रेजिस्ट द चेंज इन द ओरिजिनल शेप एंड साइज, ठीक हो गया। और अगर मान लो उसकी रेजिस्टेंस पैदा करने में वो कामयाब नहीं हो पाई, आपने ज्यादा फोर्स लगा दिया, तो कुछ चेंज आ जाएगा उसमें। जैसे स्प्रिंग को आप खींचते हो, आपने स्प्रिंग था, आपने खींचा, उसमें चेंज आ गया, आपने फोर्स लगाया, वो चेंज आ गया। रबड़ था, आपने खींचा, उसमें चेंज आ गया, तो ठीक है, आपने लगाया, चेंज आ गया। जैसे ही आपने जो फोर्स लगाया था उसको छोड़ोगे, तो वो कोशिश करते हैं कि जैसी थी ना वहीं पहुंच जाए, जैसी थी उसी पोजीशन में पहुंच जाए। तो वो दूसरा पार्ट मैंने ऐसे लिखा है, ये बॉडी ट्राइज टू रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। अगर उसकी कॉन्फ़िगरेशन बिगड़ गई है, शेप और साइज उसका बिगड़ गया है, तो बॉडी क्या कोशिश करती है कि दोबारा उसी पोजीशन में चली जाए आफ्टर द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। जैसे ही आपने एक्सटर्नल फोर्स को हटाया, दोबारा उसी में वो चली जाती है अप टू इलास्टिक लिमिट। अप टू इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या हुआ बच्चों? अब ये थोड़ी ना है कि आप किसी चीज को खींचोगे, जैसे मान लो मैंने इस पेन को खींचा, इसको हमने खींचा किसी बहुत ज्यादा ताकत की चीज है, इसमें इस तरफ हमने मशीन में कहीं जो मशीन का जा होता है, जो पंजा होता है, उसमें बांध दिया और इधर एक दूसरा टूल लगा करके इसको खींच दिया। तो खींचने पे मान लो बहुत लंबा हो गया, बीच में से पतला हो गया, जैसे तांबे के तार को आप खींचते हो, बीच में से पतला हो गया, बहुत ज्यादा खींचने पे वो टूट जाता है। तो आपने बहुत ज्यादा खींचने पे वो टूट गया, मतलब इलास्टिक लिमिट को आप पार कर गए भैया। आप खींच रहे हो, इसमें इलोंगेशन आ गया, ये बढ़ गया, तो बढ़ जाने से आपने अगर कहीं बीच में छोड़ दिया, तो हो सकता है वापस आ जाए, हो सकता है कम वापस आ जाए, या हो सकता है आ ही ना पाए। तो आ ना पाए इसका मतलब आपने इलास्टिक लिमिट को पार कर दिया। तो बच्चों, इलास्टिक लिमिट वो लिमिट है जहां पर अगर अप्लाइड फोर्स को आप हटा दो और वो दोबारा एग्जैक्टली उसी पोजीशन में आ जाए जिसमें वो पहले थी, ठीक है। तो इलास्टिक लिमिट का वो मतलब है, ठीक है। अब इलास्टिसिटी आपने डेफिनेशन पढ़ लिया, लेकिन अभी भी हजम नहीं हो रहा होगा 11वीं क्लास के बच्चों को, ठीक है। तो इसके लिए हम बच्चों, सबसे पहली बात तो यह है कि जो बॉडी होती है, जो बॉडी है, उस बॉडी को अब तक हम रिजिड पढ़ते रहे थे। क्या पढ़ते रहे थे? रिजिड। रोटेशनल मोशन में बॉडी को रिजिड बना था। रिजिड बॉडी किसे कहते हैं? जैसे मान लो ये कोई बॉडी है, इसमें हमने अपनी तरफ से कोई 2 मॉलिक्यूल ले लिए, या हमने 2 पॉइंट लगा दिए, उन पॉइंट के बीच जितना गैप है, वो गैप उतना ही रहे। आप फोर्स लगाओ, इधर फोर्स लगाओ, इधर फोर्स लगाओ, आपने दोनों तरफ फोर्स लगाया, या तो दोनों तरफ से खींच दिया, या इस बॉडी को आपने यहां पर कहीं से फिक्स कर रखा है और अब यहां से खींच रहे हो। भाई ये दोनों सेम ही तो केस हुए। देखो, अगर आपने इसमें कहीं आप फिक्स कर रखा, आप यहां से खींच रहे हो, आपने एक्शन लगाया, तो इस तरफ ये दीवार अगर है या कुछ भी मशीन है, तो इस तरफ ये फोर्स लगा देगी, इस तरफ ये फोर्स लगा देगी। तो केस तो वही हुआ, या तो आप दोनों तरफ से खींच लो, या एक तरफ से बंदा है आप दूसरी तरफ से खींच लो, ये रिएक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो एक ही केस हुआ। रिजिड बॉडी अगर है, तो रिजिड बॉडी तो ये कहते हैं कितना ही फोर्स लगा लो, ये इनके बीच का गैप कम नहीं होगा, ना ज्यादा होगा ना कम होगा। ऐसा कहीं हो सकता है क्या? हमारे पास तो बहुत भारी भारी मशीन है, जेसीबी लगा देंगे, पता नहीं क्या क्या लगा देंगे, जिससे कि टूट भी जाएगा। तुम तो कह रहे हो कि गैप नहीं बदलेगा, इसका शेप साइज नहीं, अरे हम इसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। मतलब ये बात तो गलत हुई कि रिजिड बॉडी होती है दुनिया में। आइडियल रिजिड बॉडी, आइडियल रिजिड बॉडी नेवर एग्जिस्ट। बिल्कुल रिजिड, मतलब 100% रिजिड बॉडी तो नहीं हो सकती, हाँ काफी ज्यादा रिजिड हो सकती हैं, ठीक है भाई। तो आइडियल रिजिड बॉडी को लेकर के आप ये डेफिनेशन नहीं ले सकते। ये डेफिनेशन कैसे लिखते हैं? इलास्टिक बॉडी को लेकर के, इलास्टिक बॉडी को मान करके कि बॉडीज जो है वो खिंच जाती हैं। इलास्टिक बॉडी का कंसेप्ट मान करके आप इस डेफिनेशन को ट्रू समझते हैं। अभी भी बच्चे नहीं समझ पा रहे होंगे कि बॉडी इलास्टिक कैसे होती है। बच्चों अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो मैं ये भी कहूंगा कि रबड़ जो है वो कम इलास्टिक है, स्टील ज्यादा इलास्टिक है। रबड़ कम इलास्टिक है, स्टील ज्यादा इलास्टिक है। इसका आंसर आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, इसका एक्सप्लेनेशन मैं बाद में दूंगा। अभी देखो, इस डेफिनेशन को थोड़ी सी और गहराई से समझते हैं, इस डेफिनेशन को थोड़ा सा और गहराई से समझते हैं, और मैं इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूं। इसको समझने के लिए आपकी बुक एनसीईआरटी में दिया हुआ है एक स्प्रिंग बाल मॉडल, स्प्रिंग बाल मॉडल टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ इलास्टिक बिहेवियर। स्प्रिंग बाल मॉडल टू अंडरस्टैंड
द इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मेटल्स। इलास्टिक बिहेवियर, इलास्टिक बिहेवियर को जानने के लिए आपको एक स्प्रिंग बाल मॉडल की तरह से आप किसी भी बॉडी को, इलास्टिक बॉडी को या रिजिड बॉडी को आप मान करके देख सकते हैं। अगर आपको अच्छे से समझना है, आप उस तरीके की सोच रख सकते हैं अगर आपको उसको अच्छे से पहचाना है तो। जैसे मान लो कोई बॉडी है, आपको पता है भाई केमिस्ट्री में अब तक आपने पढ़ लिया होगा कि जो भी सॉलिड्स होते हैं उनके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो अरेंजमेंट होती है, फेस सेंटर्ड, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, बॉडी सेंटर्ड, पता नहीं क्या क्या होता है ना, आपने देख लिया होगा। तो मैं कोई एक स्ट्रक्चर थोड़ा सा बना लेता हूं, वैसे ही मोटा मोटा। मान लो ये कुछ मॉलिक्यूल्स है, एक सॉलिड के अंदर ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, इन्होंने अपने आप को इतनी इतनी दूरी पे अरेंज कर रखा है। बच्चों इतना इतना गैप कहाँ होता है सॉलिड में, नहीं होता है। लेकिन ये मैंने मैग्नीफाइड रूप बनाया है, मैंने जूम पोजीशन ली इनकी। जूम, जैसे आप फोटो खींच के जूम कर देते हैं, तो हमने जूम किया इनके बीच के गैप को अच्छे से देखने के लिए, जैसे माइक्रोस्कोप से देखा। ठीक है, तो ये तो बच्चों हमने मॉलिक्यूल्स लिए कि इस तरीके से मॉलिक्यूल है। इसको थोड़ा सा गाढ़ा कर देता हूं ताकि ये अलग से दिखे। इन मॉलिक्यूल्स को बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। तो फोर्स को जानने के लिए, फोर्स को समझने के लिए मैं यहां पर एक हाइपोथेटिकल स्प्रिंग लगा देता हूं इन सबके बीच में। ठीक है बच्चों, ये स्प्रिंग होता नहीं है, बट समझने के लिए पहली बार 11th क्लास में आप ये चीजें जान रहे हो तो आप समझ लो कि ये स्प्रिंग से जुड़े हैं। ऐसा कोई मॉडल आपके सामने है। तो अगर कोई बच्चा इसको लेकर ऐसे करेगा, छोड़ेगा तो वापस जाएगा, यूं करेगा तो वापस जाएगा, यूं करेगा तो वापस जाएगा। मतलब आप इसको जैसे भी, अगर आप इसको ऐसे दबाते हो तो ये यूं जाएगा, अगर आप यूं खींचते हो तो यूं आ जाएगा, यूं करते हो तो यूं आ जाएगा। मतलब ये स्प्रिंग बाल मॉडल है। इसमें जैसे ही आप फोर्स लगाते हो ये रेजिस्ट करता है और दोबारा उसी शेप में आने की कोशिश करता है। तो जैसे रबड़ होता है, स्प्रिंग होता है, वैसे ही हमारी जो मेटल्स होती हैं, है ना, जो बॉडी होते हैं, उनके अंदर भी इसी तरीके के मॉलिक्यूल्स होते हैं और कुछ कुछ वैसा ही बिहेवियर ये भी करते हैं। जब आप फोर्स लगाते हो तो ये भी रेजिस्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, अब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, तुम जानते हो, और दो मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप भी होते हैं सबके बीच में, और इस गैप को आप R0 से दिखाते हो, है ना, R0 से। इस चीज को समझने के लिए एक तो हमने स्प्रिंग बाल मॉडल बनाया, एक मैं पोटेंशियल एनर्जी की टर्म से भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों। देखो जरा, मतलब किसी भी बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स अरेंज होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स अपने आप को एक निश्चित, एक खास दूरी पर, एक खास डिस्टेंस पर अरेंज करते हैं। जैसे देखो एक खास दूरी है ये, आप इससे कम करोगे, इधर से कंप्रेस करोगे तो ये कम नहीं होना चाहेंगे, आप यूं करोगे तो ये यूं फोर्स लगाएंगे, आप यूं खींचोगे तो ये यूं करेंगे। मतलब इनके बीच में जो गैप है ना, ये ऑप्टिमम गैप है, ये क्रिटिकल गैप है। ये इतना ही डिस्टेंस रखना चाहते हैं अपने बीच। क्यों भाई? इतना गैप रखने से इनकी एनर्जी मिनिमम आ गई है। एनर्जी मिनिमम कैसे सर? एक सॉलिड के पार्टिकल्स की एनर्जी कैसी? भाई आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी, आपने फिजिक्स में, ग्रेविटेशन में पढ़ा है कि पोटेंशियल एनर्जी दो मासेस की होती है, एक मास की कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। जब दो मास किसी डेफिनिट कॉन्फ़िगरेशन में, किसी पोजीशन में, किसी अवस्था में रखे गए हैं, जैसे ये दो मास है, एक मास ये मेरा हाथ हो गया, ये हो गया, ये यहां रखे हैं, इनको ऐसे रख दोगे तो अलग पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, यूं रखोगे तो कुछ हो जाएगी, और दूर रखोगे, मतलब इन दोनों के बीच में जो गैप होता है, किसी भी दो मास के बीच में जो गैप होता है, उस गैप से उसमें वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। तो हर एक सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स जो एक दूसरे को अरेंज किए हुए हैं एक डेफिनिट डिस्टेंस पे, उसको वैसा करने से उन्होंने अपने आप में एक खास पोटेंशियल एनर्जी बना ली। पोटेंशियल एनर्जी बच्चों, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी आप रेस्ट में होती है ना, तो ये पोटेंशियल एनर्जी है। ये पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। इस तरीके से अरेंज करते हैं कि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो। तो अगर आप ऐसे दबाओगे, मान लो आपने इसको कंप्रेस किया, तो ये R0 कम हो जाएगा। कम होने से पोटेंशियल एनर्जी जो उन्होंने बना रखी थी वो बिगड़ जाएगी, और ये नहीं चाहते कि वो बिगड़े। एक्चुअल में बच्चों देखो, एक नेचर में लॉ है, एक नेचर का लॉ है। क्या लॉ है? कि हर कोई चीज इक्विलिब्रियम में रहना चाहती है, रेस्ट में रहना चाहती है। आप भी देखो, अब देखो हम काम कर रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हो, कौन चाहता है अगर बहुत सारे पैसे हो तो कोई ना काम करे, सब चाहे हम रेस्ट करेंगे। वैसे ही ये भी चाहते हैं कि रेस्ट करें। कोई इनकी नींद को भंग कर रहा है, इनकी इक्विलिब्रियम को तोड़ रहा है, तो ये रेजिस्टेंस
पैदा करेंगे, नहीं भाई हम जहां वैसे रहने दो, कोई जगह नहीं भाई हम वैसे रहेंगे, तो कुछ कुछ वैसे ही कहानी है। ठीक है, तो इसका अगर आप एक ग्राफ से समझो तो ज्यादा अच्छा फील करोगे बच्चों। देखो पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स के बीच में एक ग्राफ आता है। इधर मैं अगर पोटेंशियल एनर्जी ले लूं बच्चों, इधर मैं आर ले लूं, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स, या किसी भी दो मॉलिक्यूल के बीच पर गैप ले लूं, तो वो ग्राफ कुछ कुछ ऐसे आता है। एक मिनट, नीचे तक दिख जाएगा क्या? यहां तक शायद दिखेगा। ठीक है, तो वो ग्राफ ऐसे आता है, यहां से लेकर के ऐसे बढ़ता है, ऐसे ऐसे ये बढ़िया होकर के और ये इस तरफ जाता है, इस तरीके से। तो देखो बच्चों, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हुई। अगर आप इसको ऊपर तक मिलाते हो तो ये जो दूरी है इसको आर नोट बोला गया है। मतलब ये वो क्रिटिकल डिस्टेंस बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स है जहां पर की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। देखो इस पॉइंट पे जो आर इतनी दूरी होगी, कितनी दूरी होगी, यहां से लेकर के चलते चलते इस तरफ आर बढ़ रहा, ये जो दूरी है ये आर नोट हो गई। इस आर नोट पे पोटेंशियल एनर्जी देखो मिनिमम है, नेगेटिव है, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी आ गई, ये पोटेंशियल एनर्जी है। जब आर इतना हो तो पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, यानी कि ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, उसी गैप पर इन सभी मॉलिक्यूल्स ने हर एक मटेरियल में वो अपने आप को अरेंज करके रखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम मतलब एनर्जी मिनिमम, एनर्जी मिनिमम मतलब वो रेस्ट कर सकते हैं। भाई जैसे एनर्जी आ जाती है किसी बॉडी में, ठीक है, आप कुछ खा पी लेते हो तो खूब नाचते हो, काम करते हो, एनर्जी नहीं होगी तो कहां चल पाओगे, और जब एनर्जी जीरो हो जाती है तो हम मर जाते हैं। ठीक है, तो हर कोई चाहता है एनर्जी कम हो, कहते हैं ना मेरे मोक्ष की प्राप्ति का चाहते हैं। मोक्ष की प्राप्ति मतलब मरना, मतलब एनर्जी कम होना, एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जाना। तो एनर्जी मिनिमम रखते हैं तो इक्विलिब्रियम की तरफ आप जाते हो। एनर्जी ज्यादा होगी तो आप नाचोगे, आप काम करोगे, वर्क करोगे तो ये देखो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो गई। इस ग्राफ से देखो बच्चों, जब आप आर नोट दूरी पर थे, आर नोट दूरी पर, तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम थी। समझ में आ गया भाई, ये इसी पे रहना चाहते हैं आप, ऐसे खींचोगे तो यूं आएगा, यूं दबाओगे तो यूं जाएगा। लेकिन अब इस आर नोट से आप कम करो, जैसे मान लो यहां करो, यहां करोगे आर नोट पे तो ग्राफ कहां आ रहा है, यहां पे है। तो यहां पर जब आपने कम किया, आर नोट को इतना कर दिया, थोड़ा सा पहले ज्यादा था, देखो यहां से लेकर यहां तक था, फिर आप इतना कर दिया तो आप ग्राफ में कहां आ गए, यहां पे आ गए। तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी इतनी हो गई, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी देखो जीरो की तरफ जा रही है, नेगेटिव से जीरो की तरफ, यानी कि बढ़ रही है पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि जब आप इनको आर, इनके बीच का गैप को कम करोगे, कंप्रेस करोगे, तो आप इनकी पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा रहे हो। ठीक है, मान लो आपने आर कम करते करते इतना कर दिया, दबा करके आर को इतना कर दिया। जब आर को इतना कर दिया तो आप ग्राफ पे कहां पहुंचेंगे, इधर तो कोई ग्राफ नहीं है, इधर यहां पहुंच गए। यहां पे देखो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव में आ गई है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। ये नहीं चाहेंगे अपनी एनर्जी को बढ़ाना, ये तो कहेंगे भाई हमारी एनर्जी खत्म करो और हम सोएंगे, रेस्ट करेंगे। आलसी है ये, आलसीपना। ठीक है, तो जब आर को कम कर रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। आर को ज्यादा करके देखो, यानी कि इसको खींच के देखो, इस मेटल को खींच के देखो, इस बॉडी को इलोंगेट करके देखो, तो आर नोट से आपने ज्यादा लिया ये गैप, यहाँ पर यहां से लेके यहां तक का लिया, तो आप ग्राफ पे कहां पहुंच गए, यहां। देखो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की तुलना में तो पोटेंशियल एनर्जी अब दोबारा से जीरो की तरफ जा रही है। मतलब नेगेटिव से जीरो की तरफ जाना मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ना। भाई नेगेटिव से जीरो की तरफ जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। तो आप जब आर नोट को ज्यादा कर रहे हो, यानी कि आप इसको खींच रहे हो, इलोंगेट कर रहे हो, उस टाइम पर भी आप उस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा रहे हो। और कोई भी मटेरियल नहीं चाहेगा कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़े। मैटर क्या, दुनिया में कोई नहीं चाहेगा, सब अपनी एनर्जी को कम करके रेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यही इक्विलिब्रियम की स्टेट है। तो इससे अभी आप समझ सकते हो, इसे समझ सकते हो कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो गैप है वो ऑप्टिमम गैप होता है, जिसको आर नोट बोलते हैं, क्रिटिकल गैप है। इस गैप पर दो मॉलिक्यूल्स के बीच की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, और वो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी को बनाए रखना चाहते हैं। आप जो भी फोर्स लगाओगे, खींचोगे तो ये इधर आएगा, आप इधर दबाओगे तो वो यूं जाएगा। क्या कहेगा, नहीं भाई आर नोट पर ही हमें पड़े रहने दो। ठीक है बच्चों, ये स्प्रिंग नाम की कोई चीज होती नहीं है, ये एक्चुअल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। ये समझने के लिए आपने एक आइडिया लगाया, एक एडजस्टिंग करी समझने के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये आपका हो गया इलास्टिसिटी को, डेफिनेशन को आप तक आपने जाना। अब हम बॉडी की बात कर रहे थे। एक रिजिड बॉडी तो मतलब इसका मतलब इसमें नहीं होती है। मैं साफ कर लूं बच्चों, तो इसका मतलब ये इलास्टिक बॉडी होती है। इसको साफ कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे रिजिड बॉडी, तो हम बात करेंगे ही नहीं, ठीक है, इलास्टिक बॉडी की बात करेंगे।
और इलास्टिक बॉडी भी कई तरह की होती है भाई। एक हो गई आइडियल इलास्टिक बॉडी, एक होगी पार्शियल इलास्टिक बॉडी, और एक हो जाएगी प्लास्टिक बॉडी या इन इलास्टिक बॉडी, जो इलास्टिक है ही नहीं। तो इन सबको हम बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इलास्टिक बॉडी की। सबसे पहले बात करेंगे बच्चों इलास्टिक बॉडी। इलास्टिक बॉडी, इलास्टिक बॉडी का मतलब जैसे स्प्रिंग है, इलास्टिक बॉडी है, आपने उसको खींचा और खींचने पे जैसे आपने उसको छोड़ा, अगर बच्चों में इलास्टिक लिमिट तक की बात कर रहा हूं, इलास्टिक ऐसा नहीं है आपके पेन में जो स्प्रिंग होता है आप उसको थोड़ा सा खींचते तो वापस आ जाता है, बहुत ज्यादा खींचो तो फिर वो वहीं पर रुक जाता है, वो इसका मतलब आपने इलास्टिक लिमिट को पार कर दिया। ठीक है, इलास्टिक बॉडी का मतलब ये है कि आपने अप टू इलास्टिक लिमिट इस बॉडी पर अगर फोर्स लगाया तो वो आपके ओरिजिनल शेप एंड शेप को दोबारा से गेन कर लेगी। क्या इलास्टिक बॉडी? इट इज द बॉडी, इट इज द बॉडी विच regains its original configuration it is the body which regains its original configuration after the removal of external force को हटाने पे उस बॉडी ने अपनी ओरिजिनल शेप को दोबारा से गेन कर लिया। ठीक है, अप टू इलास्टिक लिमिट है बच्चों, ये सब बातें। ठीक है, अच्छा इसमें यह भी कहा जाता है कि इलास्टिक बॉडी जैसे स्प्रिंग है, ठीक है, या रबड़ लगा लो, उससे आप ज्यादा समझ पाते हो। असल में बात हमने स्टील मेटल वेटल की करनी है, पर समझने के लिए आप स्टील या रबर पे स्प्रिंग या रबर पे जा सकते हो। तो आपने मान लो स्प्रिंग है यहाँ पे, ये इस तरह बांधा हुआ है, ये सिरा आपने स्प्रिंग का पकड़ लिया, तो आप इसको खींच रहे हैं, आपने स्प्रिंग को खींच दिया इलास्टिक लिमिट तक। ठीक है, आपने खींचा, उसकी डायमेंशन बढ़ गई, मतलब उसकी कॉन्फ़िगरेशन को आपने चेंज कर दिया। अब क्या होगा भाई, जैसे ही आपने उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया, आपने किया क्या, जो भी आपने वर्क किया, मतलब उसके पहले वाली पोजीशन से उसको खींच के यहां पे ले आए, आपने कुछ काम किया। क्या काम किया भाई? आपने फोर्स लगा करके डिस्प्लेसमेंट कर दिया। देखो यहाँ पे, ये पहले यहाँ था इसका सिरा, आपने इधर फोर्स लगाया और इसको डिस्प्लेसमेंट करके यहाँ ले आए। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क हो गया, मतलब आपने कोई काम कर दिया, एक्सटर्नल फोर्स ने कोई काम कर दिया। तो ये जो काम आपने कर दिया, अब ये गया कहां भाई? वर्क क्या होता है? एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी आर इक्विवेलेंट, आपको पता है। तो जो आपने काम किया वो गया कहां, वो एनर्जी गई कहां? वो जो वर्क आपने यहां ले आए, वो वर्क इस स्प्रिंग की एनर्जी में स्टोर हो गई। और स्प्रिंग में कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है ना, तो स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी चली गई। तो इलास्टिक बॉडी का मतलब ये है, जब आप कोई काम करते हो, किसी इलास्टिक बॉडी पर आपने काम किया, फोर्स लगाकर डिस्प्लेस किया। अगर मैं स्टील की रोड की बात करूं, आपने स्टील की रोड को थोड़ा सा खींच दिया, 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में जो गैप आर नोट था उससे बढ़ा दिया, तो आप छोड़ोगे तो वो दोबारा वापस आ जाता है, अगर इलास्टिक लिमिट तक बात कर रहे हो तो जब आपने फोर्स लगाकर वर्क कर दिया, डिस्प्लेसमेंट कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो वर्क किया वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया। ठीक है, इलास्टिक लिमिट तक। तो इलास्टिक बॉडी वो होती है, आपने जो वर्क किया वो पूरा का पूरा उस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाने में यूज हो गया। तो इलास्टिक बॉडी में बच्चों एक तो डेफिनेशन ये हो गई, या आप ये भी कह सकते हो कि ऑल द वर्क डन, जो भी आपने काम किया, ऑल द वर्क डन इज stored in increasing the potential energy, in increasing the potential energy of body। सारा का सारा काम जो आपने किया वो पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाने में यूज हो गया। ठीक है, ये इलास्टिक बॉडी होती है। इसके बाद आती है भाई इलास्टिक बॉडी कह लो या आइडियल इलास्टिक बॉडी कहेंगे इसे। आइडियल मतलब परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, आइडियल इलास्टिक बोल दो या परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। ठीक है बच्चों, ये भी नहीं होता है, आप इसको भी हाइपोथेटिकल मान के चल सकते हो। ठीक है, उसके बाद है आइडियल इलास्टिक के बाद आ गया पार्शियली इलास्टिक बॉडी।
पार्शियली इलास्टिक बॉडी का मतलब क्या हुआ? पार्शियली इलास्टिक का मतलब ये है कि अगर आपने फोर्स लगा के खींच दिया, उसको डिस्प्लेसमेंट हो गया, वर्क हो गया, मतलब वर्क हो गया। अब आप छोड़ रहे हो तो जहां पर ये पहले थी वहां नहीं जाएगी, थोड़ा सा, जैसे मान लो ये पहले 5 मीटर का था, आपने फोर्स लगा के इसको 7 मीटर कर दिया, 2 मीटर आप इसको बढ़ा दिया, तो जब आप छोड़ते हो तो ये 5 पे आना चाहिए। अगर इलास्टिक है तो इलास्टिक तो पूरा 5 पे आ जाएगी। लेकिन ये अगर इलास्टिक नहीं है, जैसे पार्शियल इलास्टिक है, मतलब कुछ कुछ इलास्टिक है, कुछ कुछ नहीं है, तो ये पूरा 2 नहीं, 1 आ जाए, 1.5 आ जाए, या पौना आ जाए, कुछ भी आ जाए, मतलब कुछ ना कुछ इसका ऐसा पार्ट रह जाएगा कि वापस ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा। हाँ, कुछ जरूर आ जाएगा। कुछ बॉडी, रिजिड बॉडी तो ऐसी थी, आपने लगाया वापस आएगी ही नहीं। इलास्टिक क्या थी, आपने लगाया पूरा वहीं आ जाएगी। पार्शियल इलास्टिक का मतलब आपने फोर्स लगाया और ये पूरा नहीं आ पाई, आधे अधूरी वापस आ पाई, उसे कहते हैं पार्शियली इलास्टिक बॉडी। तो ये डेफिनेशन तो आप यहां से लिख सकते हो, ये पार्शियल इलास्टिक इज द बॉडी which do not regain its original shape completely gain नहीं कर पाता। चलो लिख लो, it is the body which don't regain its original configuration कंप्लीटली पूरी तरीके से रीगेन नहीं कर पाती है, ठीक है, आफ्टर द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, वो आप लिख लेना, और अप टू इलास्टिक लिमिट, ठीक है, नहीं कर पाती है। तो भाई अगर आपने खींचा, पहले 5 था, आपने 7 कर दिया, ये 6, आपने छोड़ा तो 6 तक ही आया, तो क्या हुआ इसमें, जो आपने वर्क किया ना, वो कुछ तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चला गया और कुछ डिफॉर्मेशन में यूज हो गया। तो इसमें वर्क, ये वाली जो डेफिनेशन आप और करके इसमें लिखोगे तो क्या होगा इसमें आप लिखोगे सम वर्क इज यूज्ड इन इंक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी। कुछ वर्क तो पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाने में यूज हो जाता है, एंड सम इज यूज्ड इन डिफॉर्मेशन, कुछ डिफॉर्मेशन में यूज हो गया, डिफॉर्मेशन में, या डिसिपेशन कह सकते हो, डिसिपेट हो गया मतलब खर्च हो गया, लीक हो गया मतलब लॉसेज हो गए, ठीक है। तो कुछ वर्क तो जो है उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने में, जैसे थोड़ा बहुत तो वापस आया, कुछ तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने में यूज हो गया, और कुछ जो है उसका डिफॉर्मेशन में या डिसिपेट हो गया। कुछ वर्क जैसे डिफॉर्मेशन हो गया ना उसका, तो डिफॉर्मेशन में यूज हो गया, कुछ काम आपने काम किया वो डिफॉर्म हो गया, और कुछ पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया। तो ये हो गया पार्शियली इलास्टिक बॉडी। इसके बाद आता है बच्चों इन इलास्टिक बॉडी, यहां पे आ जाएगा क्या, इन इलास्टिक बॉडी। चलो देखते हैं इन इलास्टिक बॉडी। इन इलास्टिक बॉडी को बच्चों प्लास्टिक बॉडी भी कहते हैं, इसको जो है प्लास्टिक बॉडी भी कहते हैं, मतलब इलास्टिक है ही नहीं तो क्या है, प्लास्टिक है। इन इलास्टिक बॉडी वो होती है बच्चों जिसपे आप फोर्स लगाते हो तो पूरा डिफॉर्म हो जाता है, वापस नहीं आता है। जैसे क्ले है या आटा है, घर में आटा है जिससे रोटी बनाते हैं, उसको गूंदते हैं तो आटा जो गूंदा हुआ है उसमें आप फोर्स लगाओ, घूसा लगाओ, तो क्या होगा, आप आपने फोर्स लगाया, वो डिफॉर्म हो गया, उसमें आपका जगह बन गई। जो आपने किया, पहले आटा ऐसे था, यहां तक था, आपने फोर्स लगाया, वो यूं चला गया, तो वो चला गया, आप वापस हाथ लेकर देखो वैसा ही रहेगा, मतलब आपने वर्क किया और सारा का सारा डिफॉर्मेशन में यूज होगा, कोई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं हुई, यानी कि वो वापस नहीं आता है। तो इसमें क्या कहेंगे, यहीं पर लिख देता हूं, ऑल वर्क इज, सारा का सारा वर्क इज डिसिपेटेड, सारा का सारा वर्क डिसिपेट हो जाता है, यानी कि यूज्ड इन डिफॉर्मेशन, सारा का सारा वर्क डिफॉर्मेशन में यूज हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर नहीं होती है। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमने बॉडीज पढ़ी, रिजिड बॉडी, इलास्टिक बॉडी, पार्शियल इलास्टिक, इन इलास्टिक या प्लास्टिक बॉडी। अब बारी आती है हमारा स्ट्रेस और स्ट्रेन की, तो देख लेते हैं कि अपना वीडियो कितना हो गया।
बच्चों ये तो आपने डेफिनेशन जान लिया है, और स्ट्रेस स्ट्रेन में बताने लगा तो उसमें काफी टाइम लग जाएगा, फिर ये वीडियो 1 घंटे के पार चला जाएगा। तो मेरे हिसाब से इस वीडियो को यहीं पे हम रोक देते हैं। आज हमने क्या जाना, केवल इलास्टिसिटी की डेफिनेशन जानी, कई तरीके से उसको समझा, पोटेंशियल एनर्जी से समझा, स्प्रिंग बॉल मॉडल बना के समझा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस से समझा, उसकी 2-3 डेफिनेशन समझी, और 2-3 तरह की बॉडी को हमने जाना, और कैसे कैसे जो हम फोर्स लगाते हैं, जो वर्क होता है वो किस कहाँ कहाँ यूज हो जाता है, इस बेस पे हमने 2-3 तरह की बॉडी को पढ़ा। इसके बाद हम आगे चलेंगे और जानेंगे ये एक्सटर्नल फोर्स लगाने से स्ट्रेस और स्ट्रेन आता है, फिर उससे इलास्टिक कांस्टेंट्स आते हैं। तो ठीक है बच्चों, अभी इस लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करता हूं, और आगे इस लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप अपनी पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।